औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स 2 का लेक्चर नंबर 8। और प्रीवियसली हम स्टडी कर रहे थे लिमिटेशंस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। उसका पार्ट 1 जो है वो मैंने पढ़ा दिया था, तो आज पार्ट 2 जो है वो हमने स्टडी करना है। उसके अंदर हम जो है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक पहुंचे थे और हमने कहा था कि जो मिनिमम वैल्यू होती है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ जो प्रोडक्ट है हमारे पास डेल्टा एक्स पी और डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की जो प्रोडक्ट है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -34 जूल सेकंड के बराबर होती है, यानी कि जो प्लांक कांस्टेंट इसके बराबर होता है। ये बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल है बाय मैक्रोस्कोपिक स्टैंडर्ड्स, यानी कि मैक्रोस्कोपिक स्टैंडर्ड्स के मुकाबले में ये बड़ी कम और छोटी वैल्यू है। दिस इज ए वेरी स्मॉल वैल्यू फॉर मैक्रोस्कोपिक स्टैंडर्ड्स। मैक्रोस्कोपिक स्टैंडर्ड्स के ऊपर तो हम इस वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। बेसिकली ये जो वैल्यू है ये किसकी है? ये प्लांक कांस्टेंट की है। तो जो लेबॉरेटरी स्केल पर ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके लिए फिर जो साइमल्टेनियस मेजरमेंट्स है पोजीशन और मोमेंटम की, उनको परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल है। तो सो फार लेबॉरेटरी स्केल, यानी कि अगर लेबॉरेटरी के ऊपर आपने मेजरमेंट्स करनी है ऑब्जेक्ट्स देयर इज नो, तो वहां पर प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, तो वहां पर कोई भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी नहीं है इन measuring position and momentum simultaneously। ठीक है जी। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जब हम लेबॉरेटरीज के अंदर जो है वो मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर करना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जब आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मेजरमेंट करनी जो है वो साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम की जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है, वो करनी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसकी वजह यह है कि वहाँ पर 10 की पावर -34 जूल सेकंड जो है वो मिनिमम वैल्यू है, और ये मिनिमम वैल्यू जो है ये बहुत छोटी है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की है। तो न्यूटन लॉज जो हैं इसलिए उस वक्त अप्लाई किए जा सकते हैं। तो न्यूटन लॉज कैन देयरफॉर तो इनको न्यूटन लॉज को उस वक्त अप्लाई किया जा सकता है इफ पोजीशन एंड मोमेंटम प्रिसाइजिबल डिफाइनेबल। न्यूटन कैन बी फॉर बी applied if position and momentum
अगर पोजीशन और मोमेंटम जो है वर प्रिसाइजेबली डिफाइनेबल, तब उनको प्रिसाइजेबली जो है वो आप डिफाइन कर सकें या प्रिसाइजली डिफाइन कर सकें। प्रिसाइजली डिफाइनेबल, तो इसका मतलब ये है कि न्यूटन के लॉ तो आप उस वक्त ही लगा सकते हैं जब आप पोजीशन और मोमेंटम की एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि जहाँ पर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात आ जाती है, जब हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाता है, और जहाँ पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाता है उस जगह पर हम फिर प्रिसाइजली मोमेंटम और पोजीशन जो है उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो जहाँ पर हम एग्जैक्ट मेजर, क्योंकि न्यूटन लॉज तो एग्जैक्ट जहाँ पे मेजरमेंट पॉसिबल होती है पोजीशन और मोमेंटम की, साइमल्टेनियसली वहाँ पर अप्लाई हो सकती है। तो जहाँ पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ रहा है यानी कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो वहाँ पर तो फिर आप न्यूटन के लॉज जो हैं वो नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब है कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, बट because of the uncertainty principle, तो अब ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है ये नहीं अप्लाई हो सकती माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। न्यूटोनियन मैकेनिक्स कैन नॉट बी applied on the microscopic objects। तो इसका मतलब है कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर हम जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी आई थी। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी ये कहती है कि आप साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम को एक ही टाइम के ऊपर जो है वो मेजर नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये तो एक लिमिटेशन यहाँ पर होगी। अब इस मसले को हल करने के लिए किसी न्यूटोनियन सिस्टम में एक नया मेथड जो है वो उसको इन्वेंट किया गया जो कि डील करता था माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना के साथ, जिसको 1926 के अंदर डेवलप किया गया। और ये वर्क जो था ये किया था एरवन श्रोडिंजर ने 1887 से 1961 तक। इसके अंदर हाइजेनबर्ग, मैक्स बोरॉन, पॉल डिराक और भी बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो उन्होंने कुछ नई इन्वेंशंस जो हैं वो इसकी इस डिसिप्लिन के अंदर एक फर्म फाउंडेशन के लिए। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है दैन फिर वो परफेक्टली एडवोकेट ही फॉर डिस्क्राइबिंग लार्ज स्केल फिनोमेना, लेकिन यानी कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए थी। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए फिर नई मैकेनिक्स जो है वो डेवलप की गई थी, जिसको बाद में क्वांटम मैकेनिक्स का नाम भी दिया गया था। तो फिर जो है वो न्यू मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो एनालिसिस करने के लिए बनाई गई, जो कि प्रोसेसेस थे जिनमें एटॉमिक डोमेन के थे, जैसे साइज ऑफ सिस्टम है इंक्रीज करता है, क्वांटम मैकेनिक्स गोज ओवर इनटू द लिमिटिंग फ्रॉम ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो जो जो ऑब्जेक्ट्स बड़े हो जाते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स या वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स की तरफ कन्वर्ट होती जाती है, और जो जो ऑब्जेक्ट छोटे होते जाते हैं तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ कन्वर्ट होती चली जाती है। तो to overcome these fundamental
डिफिकल्टीज। तो ओवरकम करने के लिए इन फंडामेंटल डिफिकल्टीज को इन द न्यूटोनियन सिस्टम न्यूटोनियन सिस्टम के अंदर, अब न्यूटोनियन सिस्टम के अंदर ये मसाइल आ रहे थे कि आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर तो इनको नहीं लगा सकते थे, तो एक नया मेथड जो है, अ न्यू मेथड ऑफ डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। तो एक नया मेथड जो है जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करने के लिए था, और फिनोमेना या फिनोमेना जो है वाज डेवलप्ड। तो उसको डेवलप किया गया एक नया फिनोमेना के जहां पर आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके साथ डील कर सकें। और इसका आगाज जो था वो 1926 में हुआ था, बिगिनिंग इन 1926। यानी कि जहाँ पर आकर न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल हो रही थी, तो उस न्यूटोनियन मैकेनिक्स के मुकाबले में एक ऐसी मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस करवाई जाती जो कि इन मसाइल को हल कर सकती माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो वो उसका आगाज़ 1926 में किया गया। तो जो वर्क था एरविन श्रोडिंगर का, वर्क ऑफ एरविन श्रोडिंगर, ये बड़े फेमस साइंटिस्ट थे एरविन श्रोडिंगर। इसने 1887 से 1961 तक किया। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नए और दूसरे थे, हाइजेनबर्ग था। हाइजेनबर्ग, ठीक है जी। और उसके बाद मैक्स बॉर्न, इसने 1872 से 1970 तक। फिर उसके बाद पॉली डिराक, पॉल डिराक, इसका जो था 1902 से लेकर 1984 तक। का टाइम था जिसमें इसने डेवलप की थी ये थ्योरीज जो हैं। एंड अदर्स, और कुछ और साइंसदान भी थे। also contribute in the foundation of this new discipline। तो ये जितने साइंटिस्ट हैं इसमें, जैसे एरविन श्रोडिंगर है 1887 से लेकर 1961 तक, फिर हाइजेनबर्ग, मैक्स बॉर्न, हाइजेनबर्ग का हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर की फेमस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, पॉल डिराक, डिराक नोटेशन,
और बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये जो न्यू डिसिप्लिन था जिसको हम क्वांटम का नाम देते हैं उसकी फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा किरदार जो है अदा किया। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो थी न्यूटोनियन मैकेनिक्स is then used for मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। तो फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो थी उसको मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके लिए यूज़ किया गया और लार्ज स्केल प्रोसेसेस या जो लार्ज स्केल पर प्रोसेस हो रहे होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अब हमें एक नई मैकेनिक्स की ज़रूरत थी, बट वी नीड ए न्यू मैकेनिक्स। लेकिन यहाँ पर हमें एक नई मैकेनिक्स चाहिए थी जो कि डील करती या एनालिस करती प्रोसेस जो कि एटॉमिक डोमेन के अंदर होती हैं, known as quantum mechanics, which deal with the processes lies in the atomic domain। तो हमें एक नई मैकेनिक्स की ज़रूरत थी कि जो उन पार्टिकल्स के साथ डील करती जो कि एटॉमिक डोमेन के अंदर लाई करते थे, जो कि एटॉमिक डोमेन के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये एटॉमिक डोमेन के पार्टिकल्स हैं। तो ये एटॉमिक डोमेन के जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स तो आके फेल हो जाती है, क्योंकि इन पार्टिकल्स का पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी और टाइम साइमल्टेनियसली जो है वो सर्टेनिटी के साथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। लिहाजा हमें यहाँ पर फिर एक ऐसी मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ती है कि जो इन फिनोमेनास के साथ डील कर सके। तो जो ही साइज जो है वो सिस्टम का इंक्रीज होता है, so as the size of the system increases, तो जो जो सिस्टम का साइज जो है वो इंक्रीज होता है, क्वांटम मैकेनिक्स गो ओवर क्वांटम मैकेनिक्स गोज ओवर। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो फिर कन्वर्ट होना शुरू जो हो जाती है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, इनटू लिमिटिंग फॉर्म ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है जी। तो फिर ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। यूँ जो आप बड़े ऑब्जेक्ट, यानी कि छोटे ऑब्जेक्ट्स से जब आप बड़े ऑब्जेक्ट्स की तरफ मूव करते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स क्योंकि छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए, माइक्रो स्केल ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो जो जो आप माइक्रो की तरफ जाते हैं तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो बनना शुरू हो जाती है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अब यहाँ पर जो हमारे पास फंडामेंटल लिमिटेशन है न्यूटोनियन मैकेनिक्स की, जब आप इसको अप्लाई करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पर एक और इनहेरेंट डिफ़िकल्टी होती है न्यूटोनियन स्कीम में कि वहाँ यहाँ पर एक टाइम का कंसेप्ट भी होता है। तो न्यूटोनियन जो व्यू है वो है कि टाइम इज़ एब्सोल्यूट, तो दैट इज सपोज दैट इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू डिटरमिन whether two
events have occurred simultaneously or whether one has preceded the other। तो हम यहाँ पर तो न्यूटनियन मैकेनिक्स में तो कहते हैं कि टाइम जो है वो एब्सोल्यूट है। तो ये जी एक और ये फंडामेंटल लिमिटेशन है इसके अंदर न्यूटनियन मैकेनिक्स में। इन एडिशन टू द फंडामेंटल लिमिटेशन, जो फंडामेंटल हमारे पास लिमिटेशन है ऑफ न्यूटनियन मैकेनिक्स, न्यूटनियन मैकेनिक्स की एज अप्लाइड टू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, एज अप्लाइड टू द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, जब आप इसको अप्लाई करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, देयर इज एन अदर इनहेरेंट डिफिकल्टी, there is an other inherent difficulty। तो यहाँ पर हमें एक इनहेरिटेड डिफिकल्टी से भी सामना करना पड़ता है इन द न्यूटनियन स्कीम। न्यूटनियन स्कीम के अंदर, और वो डिफ़िकल्टी जो हमें यहाँ पर फेस करनी पड़ती है न्यूटन के वन दैट रेस्ट ऑन द कंसेप्ट ऑफ टाइम, और ये हमें जो टाइम का कंसेप्ट है उसके ऊपर आकर एक और इनहेरिटेड डिफ़िकल्टी न्यूटनियन मैकेनिक्स की फेस करनी पड़ती है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो न्यूटनियन व्यू के अंदर टाइम जो है वो एब्सोल्यूट है। इन द न्यूटनियन व्यू द टाइम इज एब्सोल्यूट। तो टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। तो इसका मतलब है कि ये हमेशा पॉसिबल है, दैट इज इट इज सपोज्ड, कि फिर हम ये सपोज करते हैं that it is always possible। तो ये हमारे लिए हमेशा पॉसिबल है टू डिटरमन whether टू इवेंट्स, ये डिटरमन करने में कि जो दो इवेंट्स हैं हैव अकर्ड साइमल्टेनियसली, कि दो इवेंट्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली कि दो इवेंट्स साइमल्टेनियसली अकर हुए हैं, और वेदर वन हैज प्रोसीडेड द अदर। हैज प्रीसीडेड द अदर, या एक दूसरे से पहले हुआ है या एक साथ हुए हैं। ठीक है, तो अब ये अब टाइम जो है यहाँ पर एब्सोल्यूट है।
तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के मुताबिक टाइम जो है वो एब्सोल्यूट है। तो फिर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू डिटरमिन वेदर टू इवेंट अकर साइमल्टेनियसली, कि दोनों साइमल्टेनियसली अकर हुए हैं या एक एक से पहले अकर हुआ है। हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो अगर हम ये डिसाइड करें, टू डिसाइड ऑन द टाइम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, टू डिसाइड ऑन द टाइम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, तो जो टाइम सीक्वेंस के इवेंट्स हैं, द टू ऑब्जर्वर्स ऑफ इवेंट्स मस्ट बी इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, तो दो जो ऑब्जर्वर हैं इवेंट्स की उनकी इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन होनी चाहिए। फिर द टू ऑब्जर्वर्स ऑफ द इवेंट्स, तो फिर जो दो ऑब्जर्वर हैं इवेंट्स के, मस्ट बी इन इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, मस्ट बी इन instant communication। उनकी अपने एक दूसरे के साथ इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आइदर थ्रू सम सिस्टम ऑफ सिग्नल, either through some system of signals, कोई सिस्टम ऑफ सिग्नल्स हो उसके जरिए, इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में। तो अगर कोई सिस्टम ऑफ सिग्नल हो एक डायरेक्शन में, फ्रॉम वन ऑब्जर्वर टू द अदर, फ्रॉम वन ऑब्जर्वर टू द अदर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? मैं सर घरों घर ही हाँ। मेरी अज कोई क्लास ही, मैं पढ़ा के घर आ गया। उन्होंने अज कितने आना, उन्होंने कल प्रैक्टिकल है। उन्होंने कल प्रैक्टिकल, उन्होंने अज कल भी नहीं क्लास होनी तो अज भी नहीं होनी है। तो मैं घर आ, अच्छा अच्छा, नहीं मैं घर आ गया, मैं तो लैक्चर पर रिकॉर्ड करना वा। मैं लैक्चर रिकॉर्ड कर, मैं चलो यही काम करिए, वेला की बहना। जी सर, जी सर। बस सही। और सर दफा करो, इंजॉय करो किधर। ਤੇ ਹੋਰ ਕੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਛੱਟੀ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਰੈਡ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਬਲੂ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ, ਕਿ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਬਲੂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲੂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੀਬ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਵੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨਾ ਨਾ ਸਰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
लेट्स सी कि किस तरह परफॉर्म किया लोगों ने। ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਨਾ ਹੁਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਵੇ ਪੇਪਰ, ਉਹ ਕੱਲ ਆਊਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੇਪਰ, ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਚੜਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਹੋ ਹੀ ਨਾ, WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਚੜਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੈਸੇ ਐਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਟਿਆ ਰੱਟਾ ਲਾਇਆ। हाँ हाँ सही है सही है। नहीं सर वो वैसे डॉपलर इफेक्ट भी तो है ना सर, सर उन्हें किताब दी सर उन्हें किताब की साइड तो लिखा है रेड शिफ्ट तो ब्लू शिफ्ट का। हाँ ਉਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਡਾਪਲਰ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਰ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਚ ਹੋਏਗਾ ਨੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨੇ ਸਰ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਟੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। लो सर ओके, कल होंगी मुलाकात इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। तो जो टाइम सीक्वेंस है इवेंट्स का, दो ऑब्जर्वर ऑफ इवेंट्स जो है मस्ट बी इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, यानी कि दो जो ऑब्जर्वर हैं उनके दरमियान इंस्टेंटेनियसली कम्युनिकेट कर रहे हों वो एक दूसरे के साथ, आइदर थ्रू सम सिस्टम ऑफ सिग्नल इन वन डायरेक्शन, या एक डायरेक्शन से सिग्नल से वो कर रहे हों, or by establishing two exactly synchronous clocks, or by establishing two synchronous clocks। synchronized, synchronous है सिंक्रोनाइज्ड से, सिंक्रोनाइज्ड मीन कि एक ही जैसे क्लॉक हो जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, सिंक्रोनाइज्ड हो एक दूसरे के साथ, एक ही टाइम जो है वो दे रहे हो। किस पर? एट द पॉइंट ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो है पॉइंट है ऑब्जर्वेशन का उसके ऊपर। तो अब ये चीज़ जो है ये थोड़ी सी समझने वाली है। देखें यहाँ पर जो व्यू है, न्यूटोनियन व्यू है, वो ये कहता है कि टाइम एब्सोल्यूट है, ठीक है। वो तो बाद में आइंस्टाइन ने आगे कहा था कि टाइम रिलेटिव है, ठीक है। तो अगर टाइम एब्सोल्यूट है तो यहाँ पर हम ये सपोज कर सकते हैं कि हमेशा ये पॉसिबल है कि आप डिटरमिन कर सकते हैं दो इवेंट्स को जो अकर करते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। यानी कि दो इवेंट जो साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं उनको आप डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि टाइम एब्सोल्यूट है। यहाँ पर हम रिलेटिव की तो बात नहीं कर रहे। यहाँ आप ये कहते हैं कि जो एक है वो वन हैज़ प्रोसीडेड द अदर, एक जो है वो दूसरे से पहले, ये कि एब्सोल्यूटली आप चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो अब ये जो डिसाइड करने के लिए कि जो टाइम सीक्वेंस है इवेंट्स का, दो ऑब्जर्वर्स जो हैं, जो इवेंट्स के दो ऑब्जर्वर हैं, मस्ट बी इंस्टेंटेनियस, यानी कि दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हो। एक ऑब्जर्वर, क्योंकि दोनों की एक ही ऑब्जर्वेशन है, मतलब एक ऑब्जर्वर अगर कह रहा है कि 5 बजे है तो दूसरा ऑब्जर्वर भी ये कह रहा है कि 5 बजे है, चाहे वो मूविंग फ्रेम है चाहे वो स्टेशनरी फ्रेम है, इनमें इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन है, आइदर थ्रू सम सिस्टम ऑफ सिग्नल इन वन डायरेक्शन, या फिर कोई सिस्टम ऑफ सिग्नल है जो एक डायरेक्शन में किया, या ये दोनों इनके क्लॉक सिंक्रोनाइज हैं एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक दोनों क्लॉक जो है वो एक ही टाइम शो कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी सिंक्रोनस है। एब्सोल्यूट की बात करिए तो फिर एब्सोल्यूट है तो फिर एक ही ऑब्जर्वेशन आएगी। वो तो आइंस्टाइन ने बाद में कहा था कि टाइम तो रिलेटिव होता है,
ठीक है, वो तो फ्रेम के हिसाब से फ्रेम के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो अब अगर आप दो क्लॉक्स जो है उनको सेट करें इनटू एग्जैक्ट सिंक्रोनिज्म, बट दी सेटिंग ऑफ टू क्लॉक्स, अब दोनों क्लॉक्स जो हैं into exact synchronism, into exact synchronism, इनको एग्जैक्टली सिंक्रोनाइज किया जाए या इनको सिंक्रोनिज्म के सिस्टम के अंदर लेके आया जाए। रिक्वायर द नॉलेज ऑफ टाइम ऑफ ट्रांजिट ऑफ ए सिग्नल, requires the knowledge of time, तो इसमें आपको नॉलेज चाहिए टाइम का, ऑफ ट्रांजिट ऑफ ए सिग्नल, ऑफ ट्रांजिट ऑफ ए सिग्नल, जहां पर सिग्नल जो है वो ट्रांजिट हो in one direction from the observer, in one direction from the observer to the other। ठीक है, अब अगर आप दो क्लॉक्स को सेट करें तो एग्जैक्ट सिंक्रोनिज्म, तो इनके दोनों क्लॉक एक ही टाइम जो है वो शो कर रहे हैं, एग्जैक्ट सिंक्रोनिज्म में है, तो इसके लिए आपको नॉलेज रिक्वायर है टाइम ऑफ ट्रांजिट का ऑफ ए सिग्नल इन वन डायरेक्शन फ्रॉम ऑब्जर्वर टू अदर, कि एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन तक वो सिग्नल किस तरह ट्रांजिट होता है। तो जब हम मेजर करते हैं सिग्नल वेलोसिटी, व्हेन वी मेजर एक्चुअली द सिग्नल वेलोसिटीज, तो जब हम एक्चुअली सिग्नल वेलोसिटीज को मेजर करते हैं तो वहां पर हाउएवर वी ऑलवेज ऑब्टेन एन एवरेज वेलोसिटी, however we always obtain the average velocity, तो वहाँ पर हम हमेशा एवरेज वेलोसिटी जो है उसको ऑब्टेन करते हैं फॉर प्रोपगेशन इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शंस, for the propagation in the opposite directions, कि जिसमें सिग्नल जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि जब हम सिग्नल वेलोसिटीज करते हैं तो वहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं कि एक सिग्नल एक डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा सिग्नल जो है वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बनाना चाहें कि जिसमें हम मेजर करें वेलोसिटी सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर, तो इसके लिए फिर हमें एक न्यू अजम्पशन की जरूरत होगी जिसको कि हम पहले एक्सपेरिमेंट से प्रूफ नहीं कर सकते। तो एंड टू डिवाइज द एक्सपेरिमेंट, तो अगर हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिवाइज करें टू मेजर द वेलोसिटी इन ओनली वन डायरेक्शन, to measure the velocity into
ओनली वन डायरेक्शन, कि अगर हम ये मेजर करना चाहते हैं कि वेलोसिटी को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फाइंड करें, लीड्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू अजम्पशन। तो ये फिर हमें एक नए अजम्पशन की तरफ लेके जाता है, दैट वी कैन नॉट वेरीफाई बिफोर द एक्सपेरिमेंट। जिसको कि हम एक्सपेरिमेंट, बिफोर द एक्सपेरिमेंट जो है वो वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, यानी कि पहले तो हमने ये बात की है ना कि हमें वेलोसिटीज़ जो हैं, एक डायरेक्शन पर जो वेलोसिटी है वो भी फाइंड करनी पड़ेगी, दूसरी डायरेक्शन पर जो वेलोसिटी वो भी फाइंड करनी पड़ेगी सिग्नल्स की, तो हम उनकी एवरेज वेलोसिटीज निकालेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक नई सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करें, तो फिर उसके लिए हमें एक नया एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ये जो इससे पिछला एक्सपेरिमेंट किया वो तो इसके ऊपर नहीं रहेगा। तो हम ये जानते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन है बाय सिग्नल्स इज इम्पॉसिबल इंटरेक्शन बिटवीन मटेरियल बॉडीज। ठीक है, तो जो वी नो दैट इंस्टेंटेनियस कि जो इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन है तो इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन हो रही है बाय सिग्नल्स इज इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल है, यानी कि वो पॉसिबल नहीं है, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। तो जो इंट्रैक्शन है बिटवीन मटेरियल बॉडीज प्रोपगेट विद फाइनाइट वेलोसिटी एंड इंट्रैक्शन ऑफ सम सॉर्ट मस्ट अकर फॉर ए सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है किसी भी सिग्नल की जो कि प्रोपोगेट करती है वो होती है हमारे पास लाइट इन फ्री स्पेस, और लाइट इन फ्री स्पेस जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो अब ये जो डिफ़िकल्टीज हैं हमारे पास इन एस्टैब्लिशिंग टाइम स्केल बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पर तब एब्सोल्यूट टाइम की बात हो रही है, तो डिफ़िकल्टीज तो जो हम डिफ़िकल्टीज जो है वो फेस कर रहे हैं इन स्टैब्लिशिंग ए टाइम स्केल, एक टाइम स्केल बनाने के लिए बिटवीन सेपरेट पॉइंट्स के दरमियान जो अलग-अलग पॉइंट्स के दरमियान लीड अस टू बिलीव, और ये हमें ये बिलीव करने पर लीड करता है द टाइम इज आफ्टर ऑल, बिलीव दैट द टाइम इज आफ्टर ऑल नॉट एब्सोल्यूट। कि टाइम जो है वो फिर एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, एंड द स्पेस एंड टाइम आर रिलेटेड, एंड स्पेस एंड टाइम
are related to each other. और स्पेस और टाइम जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये अलहदा नहीं है। तो ये फिर यहाँ से हम अगर सेपरेट पॉइंट्स के लिए हमने टाइम को कैलकुलेट करना है तो फिर हमें यही कहना पड़ेगा कि टाइम जो है वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। तो ये मसला जो हल हुआ था सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम was found during the period, तो इस मसले का जो हल था वो फाइंड किया गया पीरियड 1904 से 1905 में लॉरेंस ने। कि इसमें किरदार था 1853 से 1928। फिर हेनरी पॉइनकेयर, उसके बाद हेनरी पॉइनकेयर ये 1854 से 1912 तक इसने इस पर रिसर्च की। और फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको डिस्कस किया 1879 से लेकर 1928 तक। ये सब लोग थे, इन्होंने यही कहा था कि जो है टाइम एब्सोल्यूट नहीं होता। ठीक है। एंड द स्पेशल थ्योरी ऑफ relativity is introduced, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया। तो इन लोगों ने ये कहा कि टाइम जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होती, टाइम जो है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी है एंड इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम इज मूविंग आर नॉट। अच्छा, ये तो अब दो हमने डिफ़िकल्टीज जो हैं वो देख ली। एक तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं लगती, वहाँ पर हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी, जब आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए जाते हैं या अगर आप ये कहते हैं कि टाइम एब्सोल्यूट है तो वहाँ पर फिर हमें जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। और हम टाइम और स्पेस को अलहदा नहीं कह सकते, हम कहते हैं कि टाइम और स्पेस जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स को यहाँ पर भी डिफ़िकल्टीज़ हैं जब स्मॉल डिस्टेंसेस होते हैं या हाई वेलोसिटीज़ इनकाउंटेड होती हैं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स is therefore subject to fundamental limitations। इसको फंडामेंटल लिमिटेशंस जो हैं उनका सामना करना पड़ता है। when small distances or high velocities
आर इनकाउंटर्ड। यहाँ पर स्मॉल डिस्टेंसेस या हाई वेलोसिटी, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्पीड ऑफ लाइट या 1/10 लेस देन स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हो, तो वहाँ पर भी हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स नहीं अप्लाई कर सकते। तो वहाँ पर भी हमें कौन सी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड है, उसको हमें यूज़ करना पड़ता है। तो हमें जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में उस वक्त भी डिफ़िकल्टीज आती हैं जब मैसिव ऑब्जेक्ट्स या इनॉमरस डिस्टेंस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स, लार्ज ऑब्जेक्ट्स और इनॉमरस डिस्टेंस, बड़े बड़े डिस्टेंस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। उस वक्त भी हमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स में डिफ़िकल्टीज आती हैं। डिफ़िकल्टीज विद न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स से। may also occur when massive objects may also occur when massive objects, कि जब massive objects यानी कि बहुत बड़े objects are enormous, बहुत large distance, are involved. तो जब बहुत लार्ज डिस्टेंसेस या मैसिव ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होते तब भी हमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मसाइल होते हैं। तो एक और प्रैक्टिकल लिमिटेशन अकर करती है व्हेन नंबर ऑफ बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटिंग द सिस्टम इज लार्ज। अ प्रैक्टिकल limitation also occur। एक और प्रैक्टिकल लिमिटेशन अकर करती है न्यूटोनियन मैकेनिक्स की, व्हेन द नंबर ऑफ बॉडीज फॉर्मिंग ए लार्ज सिस्टम, कि जब नंबर ऑफ बॉडीज जो हैं वो एक लार्ज सिस्टम बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप जो है आप 2 बॉडी इंट्रैक्शन या 3 बॉडी इंट्रैक्शन, इस तरह के बड़े सिस्टम्स के अंदर आप उनको ऑब्जर्व करते हैं और उनको कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह की जब ज़्यादा बॉडीज आ जाती हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें न्यूमेरिकल मेथड्स जो हैं उनको यूज़ करना पड़ता है। तो अगर मैंने कैलकुलेट करनी हो मोशन इन 3 बॉडी सिस्टम, टू कैलकुलेट द मोशन इन 3 बॉडी सिस्टम, तो अगर 3 बॉडी सिस्टम हो और उसके अंदर आपने मोशन जो है उसको कैलकुलेट करना हो, तो हमें फिर यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशन प्रोसीजर। सो वी हैव टू यूज़ न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशन प्रोसीजर। तो इधर फिर हमें न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशन प्रोसीजर जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ता है।
अब अगर मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी मोशन किसी ज़्यादा कम्प्लेक्स सिस्टम की देखनी है, द मोशन इन मोर कम्प्लेक्स सिस्टम, यानी कि ज़्यादा एक कम्प्लेक्स सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल द सिस्टम कंपोज्ड, फॉर एग्जाम्पल द सिस्टम कंपोज्ड, मिसाल के तौर पर एक सिस्टम जो है वो कंपोज्ड है ऑफ ऑल मेजर ऑब्जेक्ट्स, ऑफ ऑल मेजर ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो एक सोलर सिस्टम के अंदर, अब जारी बात है सोलर सिस्टम के अंदर तो एक कम्प्लेक्स सिस्टम भी बनेगा, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सोलर सिस्टम के अंदर आ जाएंगे, बहुत सारे सियारे सितारे गैलेक्सीज, ये सारा पूरा एक सोलर बहुत ही कम्प्लेक्स सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब ये जो तो अब इस तरह के सिस्टम के लिए भी जो कैलकुलेशन है वो फिर बड़ी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो जो प्रोसीजर है उसको कैलकुलेट करने के लिए वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर जो है वो बन जाएगा। और ये प्रोसीजर जो है ये फिर आप अगर आपने इसको कंप्यूट करना है या कैलकुलेट करना है तो ये कोई इतना ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाला प्रोसीजर भी नहीं होगा, और इसमें आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस जो हैं वो करनी पड़ेंगी। अब अगर आपने कैलकुलेट करनी है मोशन ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स किसी क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है, अब हम ज़रा छोटे पार्टिकल्स के ऊपर आ जाते हैं। टू कैलकुलेट दी मोशन ऑफ इंडिविजुअल, अगर आपने मोशन कैलकुलेट करनी है किसी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की, से इन से क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर में ऑफ ए गैस कंटेनिंग 10 की पावर 19 मॉलिक्यूल्स। is clearly out of question। तो अब अगर आप ये चाहते हैं कि एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस के अंदर मोशन को कैलकुलेट करें, एक मॉलिक्यूल 10 की ताकत 19 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये तो टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन है कि आप इसको न्यूटनियन मैकेनिक्स की मदद से ये वाली मैथ जो है मोशन उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो सक्सेसफुल मेथड है कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ सब सिस्टम, वो बाद में जो है वो डेवलप किया गया लेटर 19th सेंचुरी के अंदर। तो अ सक्सेसफुल, तो एक सक्सेसफुल मेथड जो है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉपर्टीज,
तो जो सक्सेसफुल मेथड है एवरेज प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने ऑफ सच सिस्टम्स, इस तरह के सिस्टम्स का was developed in the later part of the 19th century by Boltzmann. तो ये जो एवरेज प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने के लिए लेटर पार्ट जो है 19th सेंचुरी का, उसके अंदर बोल्ट्जमैन ने एक मेथड जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल, गिब्स, लाइवली और अदर शामिल थे। बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल, गिब्स एंड लाइवली एंड अदर्स। तो इन लोगों ने एवरेज प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने का मेथड इंट्रोड्यूस। तो ये जो प्रोसीजर थे ये अलाउड करते हैं, these procedures allowed the dynamics of, तो ये प्रोसीजर्स जो हैं ये अलाउड करते हैं जो डायनामिक्स हैं आपके पास ऑफ सिस्टम्स टू बी कैलकुलेटेड, ऑफ सिस्टम्स to be calculated from probability theory, जिसको कि हम probability theory के मदद से कैलकुलेट करते हैं। एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वाज डेवलप, एंड statistical mechanics was developed। और फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है वो डेवलप हुए। ठीक है जी। तो अब जहाँ पर अब ये सारी लिमिटेशंस थी न्यूटोनियन मैकेनिक्स की, ठीक है। एक तो टाइम एब्सोल्यूट का मसला था, उसके लिए रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आई। फिर पहले नंबर पर यह था कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक ऑपरेशन। इन ब्रीफली मैं अगर इसको डिस्क्राइब करूं तो हमने जो पार्ट 1 के अंदर ये पढ़ा था कि आप क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर एग्जैक्टली किसी सिस्टम की पोजीशन या मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हों। लेकिन जब आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में आते हैं तो वहाँ पर मोमेंटम और पोजीशन को हम जो है वो मेजर नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। यानी कि अगर आप मोमेंटम को मेजर करेंगे तो पोजीशन अनसर्टन हो जाएगी, अगर पोजीशन को मेजर करेंगे तो मोमेंटम अनसर्टन हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसको डेवलप किया गया था। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये बताया कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स फिट आती है, लेकिन जब आप एटॉमिक डोमेन में जाते हैं, जहाँ पर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। फिर दूसरा मसला ये था जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का था, एक और फंडामेंटल लिमिटेशन थी, वो ये थी कि जो इनहेरिट एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम ये कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर के जो है आपके पास
टाइम वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। लेकिन बाद में ये चीज़ भी साबित हुई कि टाइम जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। जब आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आते हैं तो वहाँ पर हम ये करते हैं कि रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव टाइम जो है वो रिलेटिव होता है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर टाइम जो है वो डिपेंड करता है। यानी कि रेस्ट के ऊपर फ्रेम है या मूविंग फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मूवमेंट से टाइम भी चेंज होता है। तो यहाँ पर आइंस्टाइन ने आकर ये कहा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, लॉरेंस ने और हेनरी पोइनकार ने, कि यहाँ पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाइड होती है कि जो टाइम है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि फ्रेम मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, या रेस्ट के ऊपर है, और स्पेस और टाइम को हम अलग अलग करके देख नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद न्यूटन मैकेनिक्स की एक और ये बड़ी मसला था कि हायर वेलोसिटीज़ के ऊपर, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही हैं या 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं, उसके ऊपर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स हमें लगानी पड़ती है। अब आप न्यूटन मैकेनिक्स नहीं लगा सकते। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं और जो लार्ज डिस्टेंस हैं, वहाँ पर भी आप न्यूटन मैकेनिक्स को नहीं लगा सकते। इसके अलावा अगर आप बड़े सिस्टम्स हैं, यानी कि 2 बॉडी सिस्टम है या 3 बॉडी सिस्टम है, तो ये कम्प्लेक्स सिस्टम्स जो हैं इनको भी सॉल्व करने के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखी कि अगर एक गैस है, उसके अंदर एक इंडिविजुअल मालिक्यूल है, मिसाल के तौर पर 10 की ताकत 19 मालिक्यूल्स हैं, तो हम एक इंडिविजुअल मालिक्यूल की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स से, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स से उसको कैलकुलेट कर लें। उसके लिए फिर आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी का इस्तेमाल करना पड़ता है और जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है उसको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। तो ये चंद न्यूटोनियन मैकेनिक्स की लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से फिर आगे जाके नेक्स्ट जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं इनको इस्तेमाल जो है वो करना पड़ा था, इनका अजाफा जो है वो करना पड़ा था। ठीक है जी, तो ये फिर मैकेनिक्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।